इंडियन जुडिशरी आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर गार्नर की परिभाषा को देख लेते हैं। कोई भी समाज बिना विधायी व्यवस्था के रह सकता है, यह बात तो समझ में आ सकती है, परंतु किसी ऐसे सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्यायपालिका या न्यायाधिकरण की कोई व्यवस्था न हो। इसके बाद हमारे जो लॉर्ड ब्राइस हैं, उन्होंने भी कहा है कि यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू है। एकीकृत न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो सबसे बड़ा न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जितने राज्य हैं हमारे देश में, उनके सभी उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के नीचे फिर आता है हमारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं। ये 3 प्रकार से व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। इसको हम सामान्य रूप से और डिफाइन करके समझेंगे अधीनस्थ न्यायालयों को। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय के अंतर्गत हमारा जो जिला स्तर पर जो मुखिया होता है, जिसको हम जिला न्यायाधीश बोलते हैं, दूसरे शब्दों में हम डिस्ट्रिक्ट जज जिसको बोलते हैं, उसके फिर नीचे में अतिरिक्त संयुक्त या सहायक जिला न्यायाधीश, फिर आता है हमारा दीवानी न्यायाधीश जिसको हम सिविल जज बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फिर लघुवाद या खलीफा न्यायालय, और सबसे नीचे में हमारा जो व्यवस्था है वो न्याय पंचायत के रूप में है। अधीनस्थ न्यायालय का जो दूसरा है फौजदारी न्यायालय, जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारा फौजदारी न्यायालय का जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश जो होता है, जिसको हम सेशन जज बोलते हैं। उसके नीचे में फिर रहता है हमारा अतिरिक्त संयुक्त या फिर सहायक सत्र न्यायाधीश। उसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, फिर दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, और सबसे निचला जो व्यवस्था है वो न्याय पंचायत। इसके बाद हम तीसरा राजस्व न्यायालय का जो विभिन्न सोपान है उसको देखेंगे। इसमें हमारा जो राजस्व न्यायालय है उसमें राजस्व परिषद, जिसको हम रेवेन्यू बोर्ड कहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के नीचे में फिर हमारा होता है आयुक्त, जिसको हम कमिश्नर कहते हैं। उसके बाद हमारा जिलाधीश, कलेक्टर जिसको हम कहते हैं, अतिरिक्त या सहायक जिलाधीश, फिर सब डिविजनल ऑफिसर, उसके बाद तहसीलदार, और सबसे जो छोटा हमारा रेवेन्यू का न्यायालय है वो नायब तहसीलदार का। ये तो हमारे अधीनस्थ न्यायालयों के सोपान हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होता है। उच्चतम न्यायालय को जो उसका गठन है, प्रमुख शीर्षकों में उसको विभाजित किया गया है। सबसे पहला हम न्यायाधीशों की संख्या को लेंगे। अधिनियम 1985 के द्वारा वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 29 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में संसद कानून पारित करके उसको संख्या को घटा या बढ़ा सकता है। न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, और इसकी जो योग्यताएं हैं न्यायाधीशों के लिए, सबसे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और पैंसठ वर्ष से कम होना चाहिए, जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो,
फिर तीसरा हमारा जो भारत के किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के विचारधारा के अनुसार वह व्यक्ति कानून का, विधि का ज्ञाता होना चाहिए। प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 65 वर्ष है। इसके पूर्व भी यदि वो चाहे तो त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, और हमारा उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो दिल्ली में है। इसका हम कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे संघ तथा राज्यों के संबंधित जो विवाद हैं। भारत सरकार, केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है, एक पक्ष केंद्र सरकार या कुछ राज्यों का हो तथा दूसरा पक्ष एक या अनेक राज्यों का हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के वैध अधिकार के प्रश्न का विवाद, इतना को सुनवाई करेगा। दूसरा हम मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विवाद है, अनुच्छेद 32(1) के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट्स या लेख उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। इनमें सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो शाब्दिक तात्पर्य है सशरीर व्यक्ति को उपस्थित करना। दूसरा हमारा है परमादेश लेख। इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध लेख, रोकना या मना करना। चौथा है हमारा पूर्ण रूप से सूचित करना। और 5वां और अंतिम है हमारा किस अधिकार से आपने इस पद को, इस कुर्सी को प्राप्त किया है। इस प्रकार के लेख मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है। दूसरा है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों के विरुद्ध निम्नलिखित 4 प्रकार के जो सुनने की शक्ति प्राप्त है उसमें संवैधानिक अपीलें। संवैधानिक अपीलें संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार वो अपील सुनवाई करेगा। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में इसके अंतर्गत अपील की जा सकती है। दूसरा है हमारा दीवानी अपीलें। 1972 के 30वें संविधान संशोधन द्वारा धनराशि अपील करने के लिए 20,000 से अधिक की राशि का विवाद का बंधन जो है वो हटा दिया गया है। अब यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है तथा सर्वोच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में अपील को सुनेगा। फौजदारी अपीलें अनुच्छेद 134 के अनुसार उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में उन फौजदारी विवादों की अपील की जा सकती है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया हो, परंतु उच्च न्यायालय द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया गया हो। दूसरा, जब उच्च न्यायालय ने किसी अभियोग या मुकदमे को अपने अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगाकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया हो। तीसरा, जब उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि विवाद उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में वो सुनवाई अपील की करेगा। विशिष्ट अपीलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं सुन सकता है।
इस अपील को छोड़कर वह भारत स्थित किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी विवाद में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान करता है। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेना चाहे तो वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा कोई आदेश संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को प्रयोग करते हुए ऐसे कानून, कार्य अथवा आदेश को अवैध घोषित कर देगा। इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान की व्याख्या संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित विवादास्पद प्रश्नों के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को उन अनुच्छेदों की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। उसके द्वारा की गई व्याख्या की अधिकृत एवं अंतिम व्याख्या होती है जिसे सभी पक्षों को मानना होता है। अभिलेख न्यायालय, जिसका तात्पर्य है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय ये प्रतिदिन के जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, निर्णय हैं, वो लिखित रूप में अभिलेख के रूप में स्थायी रूप से रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को आवश्यकता अनुसार भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य अधिकार के अंतर्गत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की वो कार्यों की जांच कर सकता है कि ठीक से और संविधान के अनुसार उनका कार्य निष्पादित उनके द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। अपने अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और इसके अतिरिक्त पदोन्नति व पद से हटाने की शक्ति भी उसको प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति भी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित सभी संघ के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव में उत्पन्न विवादों में भी निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। राज्य स्तर पर हमारा जो न्याय व्यवस्था है, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, भारत में इकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। न्यायपालिका के इस ढांचे के अंतर्गत उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय स्तर है स्थित है। उसमें इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय तथा इन उच्च न्यायालयों के अधीन फिर राज्यों के जिला न्यायालय तथा दीवानी और फौजदारी न्यायालय कार्यरत है। छत्तीसगढ़ का हमारा जो उच्च न्यायालय है बिलासपुर में है। यह देश का 19वां न्यायालय है और छत्तीसगढ़ में मुख्य न्यायाधीश समेत 11 न्यायाधीश हैं। यहाँ प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति RS गर्ग थे और प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA सिसाक थे। भारत के सभी प्रदेशों में एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कई प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 2 प्रदेशों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत हम उच्च न्यायालय के गठन का अध्ययन करेंगे। उच्च न्यायालय के गठन को निम्नलिखित सोपानों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला, न्यायाधीशों की संख्या। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है वो आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा घटाई व बढ़ाई जा सकती है। दूसरा हमारा न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां देखेंगे हम। संविधान के अनुच्छेद 217(1) की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के द्वारा की जाती है। उन न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। न्यायाधीशों की हम योग्यताएं देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अनुसार सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, जिसकी आयु 62 वर्ष 62 वर्ष से कम हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, जो किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय अथवा किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में निरंतर 10 वर्ष तक वकालत रह चुका हो, जो किसी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, या केंद्र या राज्य के अधीन किसी ऐसे पद पर कार्य कर चुका हो जिन कार्यों में कानून का ज्ञान आवश्यक हो। राष्ट्रपति के विचार से वह व्यक्ति कानून का, विधि का ज्ञाता व वेत्ता है। न्यायाधीशों का पद ग्रहण। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने पद पर वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही वो चाहें तो स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर अपने पद से बाहर हो सकते हैं। छठवां हम देखेंगे न्यायाधीशों पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उसी राज्य में वकालत नहीं कर सकता जहां वह पहले न्यायाधीश रह चुका हो, तथा दूसरे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय या दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान से संबंधित विवाद, संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर उत्पन्न हुए विवाद से संबंधित अभियोग उच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद में जिस तरह से हम उच्चतम न्यायालय का अध्ययन किए हैं, उन्हीं प्रकार का 5 प्रकार का जो रिट है, जिनमें सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इस तरह के 5 लेख मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय वसीयत, विवाह विच्छेद, विवाह विधि, कंपनी कानून व न्यायालय की अवमानना आदि से संबंधित विवादों को ही सुनवाई करता है। चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में ही सुने जाते हैं। दूसरा हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दीवानी अपीलें। दीवानी अभियोगों में 5,000 रुपए से अधिक और कुछ दशाओं में 20,000 रुपए से अधिक की धनराशि से संबंधित अभियोग में जिला न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपीलें उच्च न्यायालय में की जा सकती हैं। फौजदारी अपीलों के अंतर्गत यदि सत्र न्यायाधीश ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। यदि निचली न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। अन्य अपीलों के अंतर्गत जो हमारा उच्च न्यायालय है, बिक्री कर, आयकर, शासकीय कर, भूमि प्राप्ति, उत्तराधिकारी, दिवालियापन, पेटेंट व डिजाइन आदि विषयों से संबंधित निर्णयों तथा श्रम न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तीसरा हम देखेंगे प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों पर वो नियंत्रण रखने के लिए सबसे पहला अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य प्रणाली से संबंधित वो नियम या कानून बना सकता है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालयों में अभिलेख रखने हेतु नियम बना सकता है। आवश्यक
कागजातों को मंगाकर उसकी जांच कर सकता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति, अवकाश से संबंधित नियम बना सकता है। वह किसी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण व जांच भी कर सकता है। साथ ही साथ हमारा उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार रिकॉर्ड कोर्ट है। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसके फैसले रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक निर्णय के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जिला स्तर पर न्याय व्यवस्था। जिला स्तर पर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला सिविल कोर्ट जो हमारा है दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय की जो श्रेणियां हैं, सबसे पहला जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश दीवानी विवादों को सबसे पहले बड़ा न्यायालय है। ये दीवानी विवादों का यह प्रारंभिक व अपीलीय दोनों अभियोगों के मुकदमे को सुनवाई करता है। अतिरिक्त संयुक्त जिला न्यायाधीश का यह सहायक होता है। दीवानी न्यायाधीश 5,000 से 20,000 तक के मुकदमे सुनने का अधिकार है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट 2,000 से 5,000 तक के मुकदमे को सुनने का इसके पास अधिकार है। लघुवाद या खलीफा न्यायालय जिसको हम कहते हैं 3,000 रुपए तक के मुकदमे सुन सकता है। और न्याय पंचायत ये दीवानी मुकदमे सुनते हैं, इन्हें 500 रुपए तक के मुकदमे सुनने का अधिकार है। इसके बाद हम देखेंगे फौजदारी न्यायालय जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। फौजदारी के अंतर्गत मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, जालसाजी, कत्ल आदि के बारे में जो मुकदमे हैं उनको सुनता है। फौजदारी न्यायालय की जो श्रेणियां हैं, सत्र न्यायाधीश जिला स्तर पर फौजदारी से संबंधित विवादों का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उसके कार्यों में सहायक के लिए अतिरिक्त संयुक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश की सहायता के लिए न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें 12 वर्ष तक की सजा देने का अधिकार होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इनका कार्य फौजदारी से संबंधित मुकदमे सुनना। ये 7 वर्ष तक कारावास और 5,000 रुपए तक अर्थदंड दे सकते हैं। दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, ये 3 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपए तक आर्थिक दंड दे सकते हैं। दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी, इन्हें अपीलीय अधिकार प्राप्त नहीं होते, ये 1 वर्ष तक का कारावास, 1,000 रुपए तक की आर्थिक दंड दे सकते हैं। न्याय पंचायत, इन्हें 250 रुपए तक जुर्माना करने का अधिकार है, किंतु कारावास या दंड देने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा हम देखेंगे राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। राजस्व न्यायालय मालगुजारी, भूमि, उत्तराधिकार से संबंधित मुकदमे को सुनता है। राजस्व न्यायालय राजस्व संबंधी विवादों की सुनवाई का यह सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उसके बाद होता है हमारा कमिश्नर, आयुक्त जिसको हम कहते हैं। मालगुजारी से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य को मंडलों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी मंडल का आयुक्त या कमिश्नर होता है। जिलाधीश मालगुजारी वसूल करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश होता है। अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यों में सहायता देने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। परगनाधीश जिलाधीश के अधीन में कार्य करते हैं। तहसीलदार मालगुजारी वसूली के अतिरिक्त राजस्व संबंधी विवादों की प्रारंभिक सुनवाई करने का और निर्णय देने का अधिकार होता है। तहसीलदार की सहायता के लिए उसमें नायब तहसीलदार सहयोगी होता है। नायब तहसीलदार के नीचे रेवेन्यू जो निरीक्षक होते हैं और जो पटवारी होते हैं, लेखापाल इत्यादि तहसील का जो कार्यालय होता है, उनके जो कर्मचारी हैं वो उनकी सहायता के लिए रहते हैं। ठीक है, आज का हमारा जुडिशियरी का जो संक्षिप्त अध्ययन था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।